नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल हैं? कैसे आप सब लोग? और आपका स्वागत है आप ही की अपने चैनल सपना की पाठशाला पे, जहां पे आपको पूरा का पूरा गाला का मटेरियल डिटेल्ड सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन के साथ मिल रहा है, जहां पे आप आराम से अपने आंसर्स को लर्न भी कर सकते हैं और मैथ्स के अंदर आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलता है, जहां पे आप समझ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आपको पता है कि गाला का सीरीज स्टार्ट हो चुका है, तो मैथ बेसिक में आज हम करने वाले हैं पेपर 2 का सेक्शन सी। ए भी अपलोड हो चुका है। ओके, तो हम सेक्शन सी स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलो बच्चों, फटाफट से देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कोई टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं हम लोग और देख रहे हैं कि सेक्शन सी में हमें क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन बच्चों क्या बोल रहा है? सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। और हमें एम के लिए निकालनी है इस इक्वेशन के थ्रू। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। तो आपके पास दो इक्वेशंस दी हुई हैं, 2x + 3y = 11। तो आइए यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 38, वन इक्वेशन इज 2x + 3y = 11 एंड दूसरा इज 2x - 4y = -24। ओके, तो चलो मैं इसको थोड़ा साइड में कर दूँ और अभी देखते हैं सॉल्यूशन को। बच्चा पार्टी, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आप कोई भी एक मेथड को यूज़ कर सकते हैं, ईदर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, है ना। इन्होंने कुछ खास मेथड का नाम तो नहीं दिया है, तो हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं ना। तो चलो इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 लेते हैं और मैं यहाँ पे करूँगी एलिमिनेशन मेथड। सो 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। देखो बच्चा, 2x को एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग, है ना। दोनों का नंबर भी सेम है और x का भी है, तो पर दोनों प्लस में है, मतलब साइन ऑपोजिट है। सॉरी, साइन सेम है तो ऑपोजिट करनी पड़ जाएगी। तो यहाँ माइनस कर लिया, ये माइनस का प्लस हो गया और ये माइनस का प्लस हो गया, है ना। ये कैंसिल आउट हो गया। आपको पता है कि बीच वाली साइन को छुपा देते हैं हम लोग। प्लस 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 3 + 4 7y, यहाँ पे भी 11 प्लस में 24 प्लस में हो गया, तो कितना हो जाएगा 35। ओके, तो y = 35/7, तो y = 5। डन, क्लियर। ओके, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो आप ये y की वैल्यू 1 और 2 में से किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। सो पुटिंग y = 5 इन इक्वेशन नंबर 1, तो 2x + 3y = 11, 2x + 3y की जगह 5 = 11, 2x + 15 = 11। So 2x = 11 - 15, 2x = -4, x = -4/2, तो x = -2। ठीक है बच्चा पार्टी। और अभी हमें m निकालना है, तो इन्होंने हमें इक्वेशन दी हुई है कि y = mx प्लस, लेट मी चेक, mx + 3 की इक्वेशन ले लो। अब यहाँ पे हमें y रखना है 5, विच इज़ ऑलरेडी सॉल्व्ड। m निकालना है, x की जगह रखना है -2 + 3, सॉरी 3। तो 5 = -2m + 3, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। 5 - 3 = -2m, 2 = -2m, 2/-2 = m, तो m = -1। ठीक है बच्चा, आ गया वैल्यू। चलो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। 39th क्वेश्चन बच्चा क्या कह रहा है? सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, सो 39 क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है हम लोग को सॉल्व। पहले इक्वेशन लिख देते हैं हम लोग। पेयर ऑफ इक्वेशंस 3x + 5y = 21 और दूसरा है 2x - 3y = 14। ठीक है, ओके, चलो हैव अ लुक हियर। सब्स्टिट्यूशन मेथड इन्होंने यहाँ पे बोला है, तो सीधी सी बात है उसी को ही फॉलो करना पड़ जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 हुई बच्चा, ये इक्वेशन 2, कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं। इक्वेशन 1 ही ले लेती हूँ मैं। टेकिंग इक्वेशन 1, 3x + 5y = 21। ठीक है, अब ना आपको कोई भी एक वेरिएबल को अकेला करना है। इधर आपकी मर्जी है, x को अकेला कर लीजिए या y को। मैं x को कर लेती हूँ। ठीक है, अकेले करने का मतलब ये कि इसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ है उसको सब इक्वल टू के वहाँ पे शिफ्ट कर देना है। सो क्या हो जाएगा 3x, इसको यहाँ पे ले लो,
तो 21 माइनस 5y, तो एक तो ये चीज़ हो गया। अब x के साथ 3 है तो उसको नीचे ले लेंगे, सो 21 माइनस 5y अपॉन 3। ठीक है बच्चा, आ गया। अब ये इक्वेशन को थर्ड नंबर दे दीजिए। अब ये वाली इक्वेशन आप सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड के अंदर। देखो फर्स्ट से थर्ड बनी ना, फर्स्ट से थर्ड बनी तो सेकंड का अभी तक यूज़ नहीं हुआ है, तो उसमें हम कर लेंगे सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 14, ये इक्वेशन है। सो देयरफॉर 2x की जगह पर 21 माइनस 5y अपॉन 3 माइनस 3y इक्वल्स टू 14। देखो 2 और 3 कट तो हो नहीं सकता, तो अपन 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 21 इंटू 2 कितना हो जाएगा 42, माइनस 21 इंटू 5 सॉरी 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10y होल अपॉन 3 माइनस 3y इक्वल्स टू 14। ठीक है बच्चा, अब ना हमें एलसीएम लेना होगा, क्योंकि अपॉन में 3 है पर इनके अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। इसको हम कहते हैं एलसीएम लेना, एडवांस एलसीएम। सो 42 माइनस 10y माइनस 3 3 ज़ा 9y, 3 इंटू 14 42। ठीक है, अब जैसे आपने वहाँ पे कर लिया तो अब आपको अपॉन में 3 नहीं लिखना है। ठीक है, इसके लिए मैंने कहा ना एडवांस एलसीएम। ओके, नाउ 42, देखो ये वाई वाई के सेम पेयरिंग दिख रही है ना, वाई यहाँ पर भी वाई यहाँ पर भी है, माइनस 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 प्लस 10 प्लस 9 19y इक्वल्स टू 42। ठीक है, अब 42 माइनस 42 इज इक्वल्स टू 19y, ये वहाँ पे चला गया, ये अंदर आ गया। 42 माइनस 42 0, 0 अपॉन 19y, 0 अपॉन 19 इक्वल्स टू y, तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चा 0। ठीक है, अब y 0 आ गया। अब ये y की वैल्यू हम लोग ये वाले x में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो हमें x मिल जाएगा। कर लें, चलो यहीं पे कर लेती हूँ ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3। हालांकि आप 1 में भी डाल दो, 2 में डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, किसी में डाल सकते हो, बट क्या ये ऑलरेडी सॉल्व है ना, मतलब x अकेला है ही, तो बस यहाँ पे अप्लाई कर लो तो फटाफट से आंसर आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू 21 माइनस 5y अपॉन 3, x इक्वल्स टू 21 माइनस 5y की जगह 0 अपॉन 3, 21 माइनस 5 इंटू 0 0, तो फिर माइनस 0 लिखते नहीं है, तो अपॉन 3 आ गया, 3 1 ज़ा 3 7 ज़ा, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चा 7। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास x, y इक्वल्स टू 7, 0। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 40th क्वेश्चन। हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, 10 और 250 के बीच में मल्टीपल ऑफ 4 कितने होंगे वो निकालना है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब कि वो नंबर जो 4 की टेबल में आते हैं, है ना। तो देख लेते हैं अभी। तो पहले तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 10 के बाद ही है, तो पहला नंबर AP अगर इसको हम बनाएं तो 12 हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 250 चेक कर लेते, 250 को 4 डिवाइड करता है, 4 6 ज़ा 24, 1 0, 4 2 ज़ा 8, 2 बच गया रिमाइंडर। मतलब कि अगर 2 नंबर कम होते तो हो जाता ना, तो 250 में से 2 माइनस करो कितना हो जाएगा 248। ठीक है, 248। ओके, तो अपने पास जो लास्ट डिजिट आ गया वो 248 आ गया, आया समझ में। तो आपको जो भी लास्ट नंबर दिया जाए ना, तो जो भी नंबर हो मल्टीपल में उसे डिवाइड कर लेना। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ओके, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो जितना रिमाइंडर बचता है नंबर में से माइनस कर लेना, मतलब कि वो आपका नंबर हो जाएगा, आपका डिज़ायर्ड नंबर। तो फाइनली ये AP बन गई, जिसके अंदर A आ गया 12, D आ गया 4, क्योंकि 4 का ही मल्टीपल है तो गैप भी 4 का ही है, AN लास्ट डिजिट दिया हुआ है 248। हमें बोल रहा है हाउ मैनी, देखो क्वेश्चन देखो, हमें क्या बोल रहा है हाउ मैनी मल्टीपल, मतलब हाउ मैनी नंबर्स। ठीक है, हाउ मैनी नंबर्स मतलब कि हमें निकालना है यहाँ पर N नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, बहुत आसान है।
ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d, ए एन 248 इज इक्वल्स टू ए 12 प्लस एन निकालना है तो उसकी जगह वही आएगा, डी की जगह पर 4, है ना बच्चा। पहले अपन 12 को यहाँ पे ले लेते हैं, हमेशा प्लस माइनस के साथ जो चीज़ हो उसको पहले शिफ्ट किया जाता है। तो 248 माइनस 12 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 और ये 4, ठीक है। 4 ब्रैकेट में क्यों रखा, क्योंकि डी है ना और ये डी मल्टीप्लाई में है, तो बच्चे क्या कर लेते हैं ऐसे 4 यूँ ही लिख देते हैं ना, तो उनको लगता है कि 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर एन के साथ नहीं करते। इसके लिए मैं बताती हूँ कि भाई दोनों चीज़ें ब्रैकेट में हैं ना, ध्यान दो, मल्टीप्लाई में है। ओके, तो कहाँ थे, हाँ, तो 248 में से 12 माइनस कर लेते हैं 6, 3, 236 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, 4 को नीचे ले लेते हैं। 236 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, है ना। 4 को नीचे आया क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो डिवीजन में आ गया। 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा 20, 3 कैरी, 4 9 ज़ा 36, तो 59 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, 1 को यहाँ पे ले लो, तो 59 प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन, तो एन कितना हो गया 60, तो देयर आर 60 टर्म्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्या कह रहा है क्वेश्चन बच्चा, देखो तो, A 3,5, B 2,-7 and C are the collinear points such that BAC है and BA is equals to AC, find the coordinates of C, ठीक है। तो आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स का अरेंजमेंट कैसा है बेटा, BAC, पहले B फिर A फिर C, ठीक है। इन्होंने बोला है BA इज इक्वल्स टू AC, BA इक्वल्स टू AC, इसका मतलब कि A मिड पॉइंट हुआ ना, हाँ, और B के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 2,-7, A के कोऑर्डिनेट्स है 3,5, C के नहीं पता है तो वो हमें निकालने हैं। ओके, तो इसको मैं x2 y2 ले लेती हूँ, क्यों बता रही हूँ मैं, देखो अब मैंने आपको पहले ही बताया है बच्चा कि जब भी आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने को बोले दैट मीन्स कि आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना है, इतना तो क्लियर हो गया है ना। सेक्शन फॉर्मूला में जो पहला वाला पॉइंट होता है उसमें हम x1 y1 बोलते हैं उसको, बीच वाला जो होता है वो x, y कैपिटल में, और ये x2 y2। अच्छा, ये a मिड पॉइंट हुआ क्योंकि दोनों का मेजरमेंट सेम है, तो हम लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट वाला, है ना। हेयर a is the midpoint of BC because BA और AC का मेजरमेंट सेम है। सो देयरफॉर A x, y, ना फॉर्मूला लिखेंगे ना पहले, सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, अब मिड पॉइंट है, इसका मतलब कि x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, है ना। अब A की वैल्यू क्या है 3,5, तो लगा दिया 3,5, x1, ये x1 ले लो 2, और x2 कुछ भी नहीं है तो x2 अपॉन 2, y1 ले लो -7, y2 निकालना है अपॉन 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे। ओके, बस अब क्या करेंगे अपन, x इकट्ठे ले लेंगे, तो कॉमा के पहले वाले को x कहेंगे, तो 3 के साथ आया 2 प्लस x2 अपॉन 2, और ये 5 आया -7 प्लस y2 अपॉन 2, 2 को यहाँ पे ले लो, ये 2 और 2 कट मत करना भैया, बहुत सारे मैंने बच्चे देखे हो भाई ये 2 और ये 2 कट कर लेते हैं, अरे भैया प्लस में है, प्लस माइनस के साथ जुड़े हुए नंबर को कटिंग नहीं करते हैं, मल्टीप्लाई में होता तो बात अलग होती। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू 2 प्लस x2, ये 2 को यहाँ पे ले लो, 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू x2, तो x2 कितना आया 4, यहाँ पे 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू -7 प्लस y2, 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल्स टू -7 प्लस y2, 7 को यहाँ पे ले लो तो माइनस का +7 हो जाएगा, तो y2 इज इक्वल्स टू 17। ओके, सो दस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C क्या हो गया 4,17। डन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42। ओके, लेट्स सी क्या कह रहा है 42 क्वेश्चन।
In what ratio does the point -4,6 divide the line segment joining the points -6,10 and B 3,-8? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन वॉट रेशियो, किस रेशियो पे जो पॉइंट है -4,6 है ना, जो पॉइंट है -4,6 वो डिवाइड करेगी लाइन सेगमेंट जो ए और बी पॉइंट से मिलके बनी है. ओके तो ए और बी ये दो पॉइंट्स हैं. ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 10 -6, 10 और बी के हैं 3, -8. और कह रहा है कि एक पॉइंट उनको डिवाइड कर रही है. लेट्स से पी इज़ अ पॉइंट जिसे कोऑर्डिनेट्स है -4,6. ठीक है, वो उसको डिवाइड करिए और किस रेशियो में डिवाइड करिए वो बताने वाला कि m रेशियो n हमें निकालना है ना बच्चा. क्लियर? अब ये भी सेक्शन फॉर्मूला लगाया, बस उसी को फिर से यूज़ कर लेंगे हम लोग. तो ये हो जाएगा हमारा x1 y1, ये x2 y2 और ये x, y. ठीक है, चलिए आ जाइए. तो p x, y इज इक्वल्स टू एम x2. अब देखो यहाँ पे मिड पॉइंट तो है नहीं, तो इसके लिए जो सेक्शन की मेन फॉर्मूला है वो लगा देंगे. वहाँ मिड पॉइंट था तो इसके लिए हमने m कंसिडर नहीं किया है ना. तो एम x2 प्लस एन x1 अपॉन m प्लस n, एम y2 प्लस एन y1 अपॉन m प्लस n. ओके, सो अब ये क्या है, p x, y की जगह पे -4,6 लगा दिया. m तो निकालना है, x2 कितना है बच्चा 3, प्लस n निकालना है, x1 कितना है बच्चा -6 अपॉन m प्लस n. ठीक है, कॉमा m y2 क्या है -8 प्लस n y1 क्या है 10 अपॉन m प्लस n. ओके, चलिए. सो -4,6 इक्वल्स टू 3m माइनस प्लस -6n अपॉन m प्लस n, कॉमा -8m प्लस 10n अपॉन m प्लस n. ठीक है, तो चलो अभी देखो कोई भी एक आप ले लो. यहाँ आप x एक्सिस वाले को कंपेयर कर लो, यहाँ y एक्सिस को. आंसर सेम निकलेगा और दोनों में निकलेगा. तो हम कोई भी एक कर लेते हैं. तो लेट्स से हम x ले लेते हैं. -4 इज इक्वल्स टू 3m माइनस 6n अपॉन m प्लस n. ठीक है, तो चलो m प्लस n यहाँ पे ले लेते हैं. इज इक्वल्स टू 3m माइनस 6n -4m माइनस 4n, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया. इज इक्वल टू 3m माइनस 6n. -4m माइनस 3m क्या कर लेते हैं, m एक तरफ ले लेते हैं और n एक तरफ ले लेते हैं. तो ये m यहाँ पे आया तो माइनस में आ गया और ये 4 वहाँ जाएगा तो प्लस में चला गया. ठीक है, तो ये क्या हो गया -7m इज इक्वल्स टू -2n. ओके, सो देयरफॉर हमें m रेशियो n निकालना होता है. तो n को यहाँ पे ले लेते हैं, नीचे की तरफ ले लेते हैं. तो m अपॉन n -2 और ये -7 को वहाँ ले लेते हैं, -7 माइनस कैंसिल. तो m अपॉन n कितना है बच्चा 2/7. दैट मीन्स द लाइन p डिवाइड्स इन द रेशियो 2:7. ठीक है, डन, क्लियर बच्चों. चलो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ बच्चों 43 नंबर क्वेश्चन. ओके, 43 क्या कह रहा है, इफ xy इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर O. ओके, सर्कल पे xy एक टेंजेंट है और सर्कल का सेंटर O है. ये x और ये y है ना. तो xy इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर O टचिंग द सर्कल एट P. और सर्कल को कहाँ पे टच कर रहा है, P पॉइंट पे टच कर रहा है. देन प्रूव दैट OP इज परपेंडिकुलर टू XY. ठीक है, देखो बेटा अब हमें बेसिकली बताना है कि OP जो है वो XY के परपेंडिकुलर है. ओके, तो पहले आइए हम गिवन लिख देते हैं. सो नाउ अब यहाँ पे गिवन क्या होगा, एक सर्कल दिया हुआ है आप लोगों को विथ सेंटर O. a circle
with center O and tangent xy touching the circle at P. ओके, यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट P ये भी लिख सकते हो आप। नाउ हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है दैट OP इज परपेंडिकुलर टू XY। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ। ना बेटा प्रूफ में हम लोग एक काम करेंगे, पहले हम एक पॉइंट ले लेंगे Q टेंजेंट पे, ठीक है, और उसको हम ज्वाइन करेंगे O के साथ। और ये लाइन आप देख रहे हो सर्कल पे कहीं काट रही है, लेट्स से कि इसको हमने नाम दे दिया R। ओके, सुनना ध्यान से। तो हम क्या करेंगे, लेट Q बी एनी पॉइंट ऑन XY। फिर हमने क्या किया, कनेक्ट किया, कनेक्ट OQ। नाउ सपोज it touches the circle at R, है ना, R पे अपन ने इसको बोला टच कर रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ओके, नाउ अब देखो बेटा, हमें इतना पता है ना कि सर्कल पे सेंटर से कोई भी लाइन हम सर्कल तक खींचते हैं उसको रेडियस बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो ये सेंटर है O और ये P पॉइंट हुआ, तो मतलब कि ये क्या हो गया बच्चा, रेडियस। और OR भी क्या हो गया बच्चा, रेडियस, है ना, सीधी सी बात है ना। पर यहाँ पे हमें OQ करना है, तो OQ तो रेडियस से ज़्यादा हो रहा है ना, क्योंकि वो तो बाहर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से इतना क्लियर हो गया, हम ये चीज़ बोल सकते हैं, हैंस OQ इज़ ग्रेटर देन OR। ओके, OQ इज़ ग्रेटर देन OR, है ना। सो देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं दैट OQ इज़ ग्रेटर देन OP ऑल्सो। क्यों? क्योंकि OR और OP तो सेम है ना, दोनों के दोनों क्या हैं, रेडियस है। बताया मैंने आपको, दोनों रेडियस हैं। ओके, तो इसका मतलब कि OQ जो है वो OP से ग्रेटर है। अब आप इसमें एक लाइन बनाई, आप चाहो तो एक और पॉइंट ले लो, आप चाहो तो एक और पॉइंट ले लो। आप कितने पॉइंट लोगे आप खुद सोचो कि सब सर्कल के बाहर जा रहे हैं, तो वो OP से ग्रेटर होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो बेसिकली आप कोई भी पॉइंट्स ले लो, यहाँ पे आप लिखोगे सेम विल बी द केस विथ एनी पॉइंट ऑन टेंजेंट। टेंजेंट पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, उन सबके साथ ये सेम ही केस रहेगा। सो देयरफॉर वी कुड से दैट OP इज द स्मॉलेस्ट, OP इज द स्मॉलेस्ट लाइन दैट कनेक्ट्स XY। ठीक है, तो इतनी सारी पॉइंट्स XY को कनेक्ट कर रही हैं, तो OP सबसे छोटी है ना जो XY को कनेक्ट कर रही है, और जो सबसे छोटी होती है वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, सो हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं यहाँ पे, हैंस smallest, okay, the smallest line is always perpendicular, so therefore OP is perpendicular to XY। ठीक है बच्चा, क्लियर? पॉइंट समझ में आ गया ना अच्छे से? ठीक है, तो मैंने यहाँ पे Q लिया। आपको अगर एग्जाम्पल में और लेना है, आप Q की जगह S ले लो, T ले लो, सबके साथ तो पॉइंट वही जाएगा। क्योंकि अगर सर्कल से कोई पॉइंट बाहर निकल रही है, इसका मतलब कि वो रेडियस से ग्रेटर है, और ये सर्कल पे टच कर रहा है तो वो रेडियस है, तो सबसे छोटी जो लाइन होगी वो OP हो जाएगी, जो सबसे छोटी होती है वो परपेंडिकुलर होती है। ये 9th का कॉन्सेप्ट है इनइक्वलिटीज़ का। ठीक है बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं अभी हम लोग। 44। बाय द वे ये थ्योरम 10.1 था। ओके, नाउ 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रही है हमसे, लेट्स से टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू द सर्कल विद द सेंटर O। ओके, टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू द सर्कल, तो पॉइंट P आउटसाइड होगा। लेट्स से ये पॉइंट P है और ये सर्कल को टच कर रहा है एट A, और यहाँ पे टच कर रहा है एट B।
tangents PA and PB from a point P to the circle with a center O. If APB is 50, देखो ना, तो APB मतलब कि ये एंगल आपको दिया हुआ है 50. फाइंड OAB. OAB ये निकालना है हम लोगों को, ठीक है. OAB ये वाला एंगल निकाल. OAB ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है. ये वाला एंगल निकालना है. ओके, एक बार फिर से बताऊं बच्चों, देखो फिर से देखो. सर्कल, टेंजेंट P A और P B. ओके, ये हमें दिया हुआ 50 डिग्री. बोला गया है साफ साफ इन लोगों ने कि APB 50 डिग्री है. सेंटर O है. फाइंड OAB. OAB ये वाला एंगल हमें निकालना है, ठीक है. क्लियर हुआ इतना? ओके, एक बार जूम करके देख लो, ठीक है. ये वाला एंगल हमें निकालना है. ओके, नाउ अब देखो बेटा, मैं इसको ज्वाइन कर लेती हूँ. यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लिया हम लोगों ने. तो एक रूल है और वो ये है कि सेंटर पे जो एंगल बनता है और टेंजेंट्स का जो इंक्लाइंड एंगल होता है, इन दोनों का प्लस 180 होता है, ठीक है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल्स टू 180. सो देयरफॉर एंगल AOB प्लस APB 50 दिया हुआ है. सो देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 माइनस 50. सो देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल्स टू 130, है ना. तो बेसिकली देखा जाए तो ये जो सेंटर वाला एंगल है ना बच्चा, सेंटर वाला, ये कितना आया 130. अब ये ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा आपको अलग ड्रॉ करके समझाती हूँ मीनिंग इसकी. ओके, ये OAB और मुझे एंगल A चाहिए. ये मुझे 130 मिल गया. ओके, देखो बच्चा, अब अगर फिगर में आप देखो तो ये OA और OB इक्वल होंगे. क्यों? बिकॉज रेडियस है सर्कल के, है ना. तो ये दोनों इक्वल हुए. अब आपको 9th में कॉन्सेप्ट था बेटा, याद भी होगा, कि जब एक ट्रायंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं ना बेटा, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. बात समझ में आई? दोबारा बोलूँ, जब एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं ना अपोजिट, तो उनके एंगल्स जो हैं अपोजिट वाले वो भी इक्वल होते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल A और एंगल B कैसे हो जाएंगे बेटा? इक्वल हो जाएंगे. चलो इतना तो क्लियर हो गया. तो मैं इनको x ले लेती हूँ, दोनों इक्वल है ना. और ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का प्लस कितना होता है बेटा? 180 डिग्री होता है ना. तो यहाँ पे देख लो. नाउ कंसीडर ट्रायंगल AOB in which OA equals to OB because radius. So therefore एंगल OAB इज इक्वल्स टू एंगल OBA, है ना. OAB ये एंगल और OBA ये एंगल दोनों इक्वल होंगे बिकॉज एंगल्स opposite to equal sides are equal, ठीक है. so therefore एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA इज इक्वल्स टू 180 होगा बेटा. ठीक है, क्या किया मैंने? इन तीनों एंगल्स का प्लस कर लिया. ओके, इन तीनों एंगल्स का प्लस कर लिया. ये AOB, ओके सॉरी OAB, ये OBA और ये AOB, तीनों का प्लस कर लिया. अब AOB तो ये रहा 130. मुझे निकालने को बोला है OAB, तो OAB एज इट इज़ लिख देती हूँ और यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ OAB. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ये चीज़ बता दी है कि ये दोनों इक्वल हैं.
तो इसकी और इसकी वैल्यू सेम है, तो इसकी जगह पे मैं इसको लिख सकती हूँ ना, तो मैंने वही काम किया, इज इक्वल्स टू 180। चलो 180 में से माइनस कर लेते हैं हम लोग। ओके, सो क्या हो जाएगा, देखो बेटा, OAB और OAB 2 बार है, तो क्या हो जाएगा 130 इज इक्वल्स टू 2OAB इज इक्वल्स टू 180। सो 2OAB इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130, सो 2OAB is equals to 50. So therefore angle OAB is equals to 50 upon 2. So therefore angle OAB is equals to 25. ओके, तो आंसर आ गया 25। क्लियर बेटा, आया समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 45। क्या कह रहा है, द डेटा ऑब्टेन फॉर 100 शॉप्स फॉर देयर डेली पर शॉप आर एज फॉलोस। ओके, तो कितना प्रॉफिट होता है हर एक शॉप में वो दिया हुआ है, इन लोगों ने नंबर ऑफ शॉप्स की बात की हुई, फाइंड द मोड। ठीक है, अब मोड निकालना है हम लोगों को, तो पहले मोड की फॉर्मूला लिख देते हैं, z इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H, ये मेन फॉर्मूला है। ओके, अब शुरुआत करते हैं हम हमेशा F1 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो F1, शुरुआत वहीं से करने की। अब F1 क्या होता है बेटा, जो आपके पास डेटा दिया हुआ ना ये वाला, उसमें से ग्रेटर फ्रीक्वेंसी क्या है वो देख लो। फ्रीक्वेंसी मतलब कि जो नेक्स्ट वाला कॉलम है उसमें देखो सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो 12, 18, 27, 20, 17, 6, 27। ठीक है, तो दैट मीन्स कि आपका ये जो हो गया वो F1 हो गया 27। ठीक है, उसके पहले वाला नंबर F0 लिख दोगे 18, और इसके बाद वाला नंबर F2 लिख दोगे 20। तो चलो इतनी सारी चीज़ें आ गई हमारे पास, है ना। ओके, अब क्या बचा हमारे पास L, तो L कहाँ देखोगे बेटा, L कहाँ देखोगे, जो आपने ग्रेटर नंबर देखा ना 27, उसका ये वाला बॉक्स देख लो, उसमें छोटा मतलब लेफ्ट में क्या नंबर है 200, तो ये वाला हो जाएगा आपका L। तो L कितना आ गया 200, तो L हो गया, F1 F2 हो गया, 0 हो गया, H बाकी रहा। H मतलब कि जो ये इंटरवल है ना, इसमें गैप कितना है, 200 और 300 में कितना गैप है, 100 का गैप है, तो H कितना आ गया 100। ओके, आगे सारी वैल्यूज़ चलो लगा देते हैं यहाँ पे हम लोग। सो Z इज इक्वल्स टू L की जगह पर 200 प्लस F1 27 F0 18 अपॉन 2F1 मतलब कि 2 इंटू 27 माइनस 18 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो Z इक्वल्स टू 200 प्लस ओके 27 में से 18 गया 9, 27 इंटू 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी 54 माइनस, देखो ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 18 प्लस 20 38 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, Z इक्वल्स टू 200 प्लस 54 में से 38 को माइनस कर लेते हैं, 16 हाँ ओके, तो 16, तो 9 अपॉन 16 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो Z इक्वल्स टू 200, ओके 9 इंटू 100 इज़ 900 अपॉन 16। अब पहले 900 और 16 को डिवाइड कर लेते हैं और फिर इसको 200 में प्लस कर लेंगे। 900 को डिवाइड करते हैं 6 के साथ 16 के साथ, तो देखो 16 5 ज़ा होता है 80, है ना, तो 16 5 ज़ा 80, 1 10 बच गया और ये फिर से आया, 16 6 ज़ा होता है 96, 4.0, 16 2 ज़ा होगा 32, 8 0, 16 5 ज़ा 80 हो गया।
तो क्या हो गया 200 प्लस, अब इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे 56.25 प्लस कर लो बेटा, तो कितना हो जाएगा 256.25। ओके डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 46 and this is the last question of this section 46. Let's say a game consists of, let me arrange, okay, a game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times. okay, एक कॉइन को आप 3 बार उछाल रहे हो। राइट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, पहले इतना काम कर लेते हैं, पहले आउटकम लिख देते हैं। तो देखो बेटा, कॉइन 1, कॉइन 2, कॉइन 3 ना, ये 3 कॉइन है और मतलब कि एक कॉइन को 3 बार उछाल रहे हैं। अभी आप देखो कैसे आउटकम लिखोगे ना, बिना गलती से बता देती हूँ मैं आपको। तो बेसिकली समझो कि कॉइन 1 में एच आया, हेड आया, तो कॉइन 2 में क्या आ सकता है, मतलब कि अगर आपने कॉइन को पहली बार उछाला, ठीक है, पहली बार उछाला तो हेड आया, है ना, तो जब आप उसको दूसरी बार उछालोगे तो क्या आएगा। आप लोग मैम कुछ भी आ सकता है, हेड और टेल। हाँ तो ठीक है, लिख दिया मैंने, हेड और टेल कुछ भी आ सकता है। समझो कि हेड आया, कॉइन 1 में भी हेड आया, मतलब कि पहली बार आपने जब उछाला कॉइन को तो हेड आया, दूसरी बार उछाला तो भी हेड आया, तीसरी बार उछालोगे तो क्या आएगा। आप लोग मैम तभी भी कोई कंफर्म थोड़ी है, हेड या टेल दोनों आ सकते हैं। एग्जैक्टली अगर अपन ये मानते कि कॉइन 2 मतलब कि सेकंड टाइम जब आप उसको उछाल रहे हो तो टेल आया, तो कॉइन 3 में क्या आएगा, मतलब तीसरी बार उछालोगे तो क्या आएगा। आप बोलोगे मैम हेड और टेल कुछ भी आ सकता है ना। ओके, अब यही कंडीशन अपन लेते हैं कि समझो कि टेल आया था, पहली बार जब उछाला तो टेल आया, ठीक है, तो दूसरी बार उछालोगे क्या आएगा, अरे मैम सेम ही आएगा, हेड या टेल कुछ भी आ सकता है। ओके, अगर समझो कि हेड आया तो तीसरी बार क्या आएगा, अगेन मैम कुछ भी आ सकता है, हेड या टेल। अगर टेल आता है फिर भी कुछ भी आ सकता है, हेड या टेल, है ना। तो इस तरीके से अपन इसको पूरा जनरलाइज कर लेते हैं। अब आपको आउटकम कैसे लिखना है, देखो आउटकम आपको ऐसे करते करते देखो क्या क्या आया। तो पहले जो हमने अजम्पशन किए उसमें क्या आ रहा है, हेड हेड हेड, तो आउटकम क्या आया, एच एच एच। फिर क्या आया, हेड हेड और फिर इसके साथ ये टेल, तो एच एच टी। फिर क्या आया, हेड टेल हेड, एच टी एच। और फिर क्या आया, हेड टेल टेल, एच टी टी। पता चला। अब इसमें आपकी कभी कोई गलती होगी नहीं और आपको एग्जैक्टली आउटकम मिल जाएंगे जितने होने चाहिए। क्योंकि अगर आप अंदाज़े में लिखोगे, एच 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 लिख दिया, एच टी एच लिख दिया, एच टी टी लिख दिया, ऐसे अपने अंदाजे में लिखा तो आपको पता नहीं होगा कि कितने आउटकम बनेंगे। कई बार रिपीट भी हो सकता है, कई बार कोई एक छूट भी सकता है, समझ रहे हो। यहाँ पे ऐसा कोई गलती नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर टेल हेड हेड, टी एच एच, फिर टेल हेड टेल, टी एच टी एच और टी टी, है ना, टी टी। कितने आउटकम हो गए बच्चा, देखो तो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने आउटकम हो गए, 8 आउटकम्स हो गए, है ना। तो आगे पॉसिबल आउटकम्स, चलो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पेज मुड़ गया। ओके, धैर्य विल विन द गेम इफ ऑल द टॉसेस शो द सेम रिजल्ट। ठीक है, अब धैर्य तब गेम जीत सकता है कि जब उसको सारे के सारे रिजल्ट सेम मिले। इसका मतलब कि या तो उसको तीनों के तीनों बार हेड आए, या तो उसको तीनों बार टेल आए, एंड लूजेज द गेम अदरवाइज वो गेम लूज कर लेगा। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट धैर्य विल लूज द गेम। तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि धैर्य गेम हार रहा है। अब सेम नहीं आना चाहिए, वही है ना, अगर सेम आया तो धैर्य गेम जीत जाएगा, सेम नहीं आना चाहिए। तो एक तो सेम ये रहा, काट लो इसको, और एक तो सेम ये रहा टेल वाला, काट लो इसको, है ना। तो कितने बच गए, टोटल 8 है ना, उसमें 2 निकाल दी, कितने बच गए, 6। सो धैर्य विल लूज गेम if other than same, okay, other than same result equal to कितने हैं, 6। so therefore probability of losing the game is favorable outcome
अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल का मतलब कि गेम हार जाएगा वो मैं निकालना है, तो हमारा फेवरेबल हुआ तो ये 6, टोटल कितना है 8। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया बच्चा, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 3/4 आंसर। ठीक है, डन। सो बच्चा पट्टी यहाँ पे सेक्शन सी फिनिश हो गया। आई होप यू एंजॉयड द सेशन और आपको सारे के सारे डिटेल्ड सॉल्यूशन समझ में आए कि हम क्यों कर रहे क्या कर रहे। जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत थी वो मैंने आपको दे दी, ताकि आपको कहीं पे कुछ ना टेंशन लेनी पड़ जाए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बता देती हूँ, अगर कभी कुछ ऐसा नहीं कितने आउटकम्स होते हैं या क्या, ठीक है, कॉइन के अंदर, स्पेशली कॉइन के अंदर, तो हमेशा 2n वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेना। ओके, तो जैसे यहाँ पे कितनी बार उछाल रहे हैं कॉइन को हम लोग, 3 बार उछाल रहे हैं ना, तो इसके लिए 2^3 क्या हो जाएगा 8, मतलब कि आउटकम कितने आएंगे 8। जस्ट नॉलेज, ओके, बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम्स जब हमें क्रैक करने होते हैं ना विथ गुड नंबर्स, तो ये चीज़ें काफ़ी काम आती हैं। ओके बच्चा, तो चलो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन डी की तरफ। आप इसको स्टडी कीजिए अच्छे से, प्रैक्टिस कीजिए और जितने भी मैं वीडियोस डालती जा रही हूँ उसको लर्न भी करते जाइए। एंड इफ़ यू नीड एनीथिंग, ओके, तो आप ज़रूर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं वो वीडियोस फटाफट से बना के आपको मैं वो प्रोवाइड करती जाऊँगी। एंड प्लीज़ थोड़ी सी सपोर्ट कर लीजिए बाय शेयरिंग माई वीडियोज़ एंड रिकमेंडिंग माई चैनल टू योर फ्रेंड्स। एंड कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग। बाय बाय, टेक केयर।